उत्तर प्रदेश का एक गांव है जहां पर बहुत सारे लोग और कुछ बागी खड़े हुए हैं और वो एक लड़की को बोलते हैं कि जाके कुएं से पानी भर के लाओ। लड़की की हालत बहुत बुरी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि इसके साथ बहुत दिनों से मारपीट बलात्कार जैसा कुछ हुआ है। लड़की जैसे पानी भरने जाती है तो एक तरफ से उसके कपड़े पकड़ के खींच के फाड़ दिया जाता है, लड़की को पूरा नंगा कर दिया जाता है और उसके पास अगर छुपाने के लिए कुछ था तो वो सिर्फ मटका जिससे उसे पानी भर के लाना था। ना चाहती हुई लड़की कुएं पास जब जाती है पानी भरने तो वो लोग चिल्ला चिल्ला के हंसते हैं और गांव वालों को बुलाते हैं कि गांव वालों देखो, इस लड़की को देखो, ये कोई और नहीं, ये है फूलन देवी। जी हाँ दोस्तों, ये वही फूलन देवी है जिसने लाइन से खड़े करके एक एक करके 22 राजपूत ठाकुरों को गोली मार के हत्या कर दी थी। ये वही फूलन देवी है जो मिर्जापुर की कभी सांसद भी बनी हुई थी। क्या स्टोरी है, ये तो रहा एक डार्क साइड फूलन देवी का, लेकिन रियल स्टोरी जानकर आप शॉक्ड हो जाओगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी और बहुत दुखद स्टोरी निकल के सामने आती है फूलन देवी की। तो उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है जौलौन। जौलौन के पास एक गांव है। 10 अगस्त 1963 में फूलन देवी का वहां पे जन्म हुआ। इनके परिवार में इनकी मम्मी पापा, 2 बहन ये होती हैं और 2 भाई होते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद इनके जो 2 भाई रहते हैं उनकी मौत हो जाती है। अब परिवार में सिर्फ माँ बाप और एक बड़ी बहन और एक बचती है फूलन देवी। फूलन देवी बचपन से ही थोड़ा सा अग्रेसिव थी, मतलब वो कहीं अन्याय होता नहीं देख सकती रही, अगर जो चीज गलत है तो वो गलत है, वो उसके लिए लड़ती रही। अब सीन ये बनता है, जो फूलन देवी के चाचा थे उनकी नीयत थी इनकी जमीन हथियाने के ऊपर, क्योंकि इनके भाई तो कोई थे नहीं, सिर्फ लड़के लड़कियां थी। तो फूलन देवी के जो चाचा रहते हैं वो इनकी जमीन हथियाने के चक्कर में रहते हैं। इसका विरोध फूलन देवी करती है, अपनी मंडली के साथ धरना प्रदर्शन करने लगती है। उस वक्त इनकी उम्र मात्र 10-11 साल की रही होगी, छोटी सी बच्ची थी। लेकिन इसको जो उसके चाचा रहते हैं वो बहुत मारते पीटते हैं। जो फूलन देवी के पापा रहते हैं थोड़े से सहमे हुए रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, वो लड़ने के मूड में नहीं रहते और उनमें उतनी शक्ति भी नहीं रहती कि वो लड़ सकें। अब रोज का सीन यही रहता है, कभी कोई शिकायत करता है, कभी कोई शिकायत करता है। पति पत्नी के बीच लड़ाइयाँ हो रही, फूलन देवी वहां पहुंच जाया करती थी। मतलब गांव के लोग उससे तंग आ गए रहे और बार बार शिकायत के बाद अब इनके माँ बाप सोचते हैं कि काम करते इसकी शादी करा देते हैं, कहीं शादी के बाद ये अपने ससुराल में सुधर जाएगी। ये कब सोच रहे हैं, जब फूलन देवी की उम्र मात्र 12-13 साल रही होगी। छोटी सी वो बच्ची है जिसको कुछ नहीं पता, न समझ है ही नहीं, लेकिन इनके माँ बाप इसकी करा देते हैं शादी। कोसों दूर एक गांव पड़ता है महेशपुर, वहां पुत्तीलाल नाम का एक व्यक्ति रहता है। अब हैरानी की बात यह रहती है कि जो पुत्तीलाल रहता है इसकी उम्र रहती है 33-35 साल, मतलब फूलन देवी की उम्र से 3 गुना बड़ा व्यक्ति। अब आज के टाइम हम सोच के ही पता नहीं, एक बाप की उम्र का व्यक्ति है ना, एक कहाँ 12-13 साल की लड़की और कहाँ 30-35 साल का व्यक्ति। तो पुतीलाल से फूलन देवी की शादी हो जाती है। फूलन देवी उस टाइम इतनी नादान रहती कि जैसा वो अपने घर में अपने दोस्तों के साथ खेलती कूदती थी, वैसे ही वो वहां पर अपने ससुराल में भी आजू बाजू के लोगों से दोस्ती बना ली रही, अपनी उम्र की लड़कियों से, और खेला कूदी करती थी। लेकिन इस चीज का ना इनके जो ससुराल वाले थे, सास ससुर इसका पति, उन लोगों को ये चीज पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन ये लोग इतने बेवकूफ थे कि उनको ये नहीं पता था कि लड़की कितनी छोटी है। अच्छा, पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि पहले शादी होती थी लेकिन लड़की अपने माँ बाप के घर में ही रहती थी और एक उम्र के बाद इनका गोना हुआ करता था इस टाइप से। लेकिन इसके केस में ऐसा था कि बिल्कुल शादी करके इसको भेज दिया गया था। तो जब ये खेलती कूदती थी तो इसको लेके इसका जो पति था पुत्तीलाल, वो उसको मारा पीटा करता था। ये बेचारी इतनी नादान थी, समझ भी नहीं पाती थी, लेकिन पुत्तीलाल इसके साथ बेरहमी से मारपीट कर दिया करता था। सिसकती रहती रही, चिल्लाती रहती रही, रोती रही। हद पार तब हो जाती है जब पुत्तीलाल अपने से 3 गुना कम उम्र की लड़की, उसको वो बड़ी भी नहीं होने दिया और उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब आप एक इमेजिन करिए कि एक 12-13 साल की लड़की और कहाँ एक 30-35 साल का लड़का। ये इतना चिल्लाती है, चीखती है, रोती है, बिलखती है, लेकिन इसकी आवाज़ और इसकी पीड़ा कोई नहीं समझ पाता है, न मोहल्ले वाले न घर वाले। ये रोती रहती है, चिल्लाती रहती है, बेहोश जैसी हो जाती है, लेकिन पुत्तीलाल इसके साथ सारी हैवानियत करता रहता है। आखिरकार साल 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन जब इसे बर्दाश्त नहीं होता तो फूलन देवी वहां से भागकर अपने घर चले जाती है। अब जब वो घर चले जाती तो उसके माँ बाप समझाते हैं कि बेटा अब तेरी शादी हो गई है, ऐसा नहीं हो सकता।
लेकिन वो वहाँ बिलखती है, गिड़गिड़ाती है, रोती है, अपने माँ बाप को बताती है कि मेरा पति बहुत जालिम है, मुझे मत भेजो। खैर रख लेते हैं कि साल 2 साल के बाद जब बड़ी हो जाएगी, समझदार हो जाएगी, तो ये चले जाएगी। अब एक दिन का सीन ये रहता है कि फूलन देवी जब अपने बगीचे जंगल के पास घूमती रहती है, तो उस गांव का जो सरपंच रहते हैं ठाकुर, उनका जो लड़का रहता है, उसकी नीयत फूलन देवी के ऊपर हराम हो जाती है। वो जाके इसका छेड़ता है। फूलन देवी विरोध करती है, लेकिन ये जबरदस्ती जब करने लगता है तो फूलन देवी उसके साथ मारपीट कर देती है। अब जब ये उसके साथ मारपीट कर देते हैं तो फिर ये पंचायत बैठती है गांव में कि फूलन देवी बचपन से ही झगड़ालू किस्म की थी, इसे इस गांव से भगाया जाए, ये गांव में नहीं रहेगी। और आज तो इसने सरपंच के बेटे को भी, अच्छा जो जातिवाद उस टाइम बहुत ज़्यादा था, तो फूलन देवी मल्ला जाति की थी और इसने ठाकुर जाति के लड़के से मारपीट कर दी थी। ये एक अलग मुद्दा उस जमाने में उठ गया था। तो फूलन देवी के पास अब ऑप्शंस था नहीं, क्योंकि वो अपने ससुराल जाना नहीं चाहती थी। पंचायत इसको यहाँ रखना नहीं चाहती थी, कहती थी इसको भगा दो, नहीं तो हम पुलिस के हवाले कर देंगे। तो पास ही का एक गांव रहता है जहाँ पे उसकी मौसी के लड़के लोग रहते हैं, मौसी का घर रहता है, तो फूलन देवी भी वहाँ चले जाती है। लेकिन कुछ दिन के बाद जो मौसी का लड़का रहता है, उसकी वाइफ रहती है, इसकी भाभी, वो ऑब्जेक्शन उठाने लगती है कि ये कब तक हमारे घर में रहेगी। और रोज रोज के ताने सुन के फूलन देवी फिर से वापस अपने यहाँ आती है, अपने गाँव। लेकिन यहाँ पर फिर से पंचायती बैठती है। पंचायत का फैसला रहता है कि अब पुलिस को बुलाया जाए और फूलन देवी को पुलिस को हवाले कर दिया जाए। माँ बाप की ना चाहते हुए भी, अच्छा सरपंच का दबदबा उस टाइम था, तो पुलिस इजीली आती है और फूलन देवी को ले जा लेती है। लेकिन जो एक गलत तो फूलन देवी के साथ ये हुआ कि बचपन से ही उसकी शादी करा दी गई, उसका पति जल्लाद रहा। यहाँ पर दूसरी उसके साथ बहुत बड़ी घटना तब होती है जब वो पुलिस वाले उसको ले जाते हैं, तो वो 3 दिन तक लगातार फूलन देवी के साथ बलात्कार करते हैं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज निकल के आती है कि जब फूलन देवी अपनी मौसी के घर गई थी, तो वहां पर कुछ बागियों से उसकी मुलाकात हो गई थी, हंसी मजाक उन्होंने कर दिया था। तो आखिर 3 दिन के बाद जब पुलिस उसे छोड़ती है और जब वो घर आती है, अपने ससुराल चले जाती है, तो वहां पर सारे जो बागी की टीम रहती है, बागी मतलब एक नेक्सलाइट टाइप के लोग रहते हैं जो लूटपाट करते हैं और अपना जीवन गुजारा जंगल वगैरह में करते हैं। तो जो बागियों का सरदार रहता है बाबू गुजर, ये भी एक ठाकुर रहता है। बाबू गुजर कहता है कि फूलन देवी, तुम्हें हमने आज़ाद कराया है, हमने पुलिस को पैसे दिए हैं, तो अब तुम हमारे साथ चलोगी। फूलन देवी को अब बागी लोग अपने साथ उठा के ले जा लेते हैं। 2-4 दिन तो अच्छा चलता है। फूलन देवी को लगता है कि चलो मैं अच्छी जगह आ गई हूँ, मैं भी इनके साथ सीख जाऊंगी। लेकिन फूलन देवी उस टाइम काफ़ी छोटी थी और फूलन देवी के साथ फिर उसकी किस्मत फिर वहाँ खराब हो जाती है। बाबू गुजर भी वही सब करता है जो पुलिस वालों ने किया, जो फूलन देवी का पति पुत्तीलाल 35 साल का उसने किया। अब बाबू गुजर हर दिन 2-4 दिन के बीच में फूलन देवी के साथ शारीरिक संबंध बनाता। इस चीज को लेकर उनके जो गैंग के मेंबर रहते हैं वो लोगों को तक अजीब सा लगता है, विरोध लेकिन कर नहीं पाते। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति था विक्रम मल्ला। अब ये उसी जात का था जिस जात की फूलन देवी थी, और इनका जो दल था, जो गिरोह था, उसमें काफी लोग ठाकुर थे और काफी लोग मल्ला थे। तो वो उसका ऑब्जेक्शन करता है। बात इतनी बढ़ जाती है, हाथापाई हो जाती है और विक्रम मल्ला के हाथ बंदूक चल जाती है और जो बाबू गुजर रहता है वो वहीं पे ढेर हो जाता है, बाबू गुजर मर जाता है। अब ये जो टीम रहती है, इनकी जो गैंग रहती है, वो 2 हिस्से में डिवाइड हो जाती है, एक मल्ला के तरफ, एक ठाकुरों के बीच में। लेकिन दोनों के बीच झगड़ा होता है, बहुत से 2-3 लोग और मर जाते हैं। तो फाइनली ये डिसाइड होता है कि जो विक्रम मल्ला है वो इस गैंग का लीडर यानी कि सरदार बन जाएगा। विक्रम मल्ला सरदार बन जाता है। फूलन देवी को वो काफी अच्छे से रखता है। धीरे धीरे वो फूलन देवी को भी बंदूक चलाना, फलाना ढकाना, सब कुछ काम वो सिखाता है। अब फूलन देवी जब ट्रेनिंग परफेक्ट कर लेती है और उसमें अंदर से गट्स जब आ जाते हैं कि हाँ मैं भी एक बागी हूं करके, तो ये जाती है महेशपुर अपने पति पुत्तीलाल के पास पूरी गैंग को लेके, और पुत्तीलाल को घसीट के निकालती है उसके घर से। बहुत मारती पीटती है, बंदूक बैक साइड करके, जो राइफल रहती है राइफल के बैक साइड से मारती है, डंडे से मारती है, उसको पेड़ पे बांधती है और तबीयत से उसकी धुलाई करती है। और गांव वाले को चिल्ला चिल्ला के बुलाती है और बोलती है कि आज के बाद अगर कोई व्यक्ति अपनी छोटी सी बेटी की शादी किया तो उसका यही हाल होगा। तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि जो गुजर बाबू जो था, इसके 2 साथी और रहते हैं, एक श्री राम एक लाला राम। ये उस वक्त जेल में थे। जब ये जेल से बाहर आते हैं तो इनको पता चलता है कि विक्रम मल्ला ने हमारे सरदार को मार दिया, वो भी एक लड़की के चक्कर में।
और गैंग का लीडर बन गया है। तो ये वहाँ पर आते हैं, इनका स्वागत होता है गैंग में, क्योंकि अभी विक्रम मल्ला को यही लग रहा था कि ये तो भाई जो ऐसा हमारी गैंग की टीम है, टीम का ये एक हिस्सा है। ये वहाँ पर आते हैं और आते साथ फूलन देवी के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। फूलन देवी इसका विरोध करती है और उनको गाली बक देती है, ये चीज़ इनको बुरी लगती है। विक्रम मल्ला इनको समझाता है, सब कुछ ठीक चलता रहता है, लेकिन ये रहते हैं गद्दार, ये जैसे मौका मिलता है ये विक्रम मल्ला को मार देते हैं, क्योंकि ये भी थे ठाकुर। तो विक्रम मल्ला जब जैसे मर जाता है तो बाकी मल्ला जो और भी थे गैंग के, उनमें से भी 2-4 लोगों को मार दिया जाता है और बाकी के लोग भाग जाते हैं। अब यहाँ बच जाती है फूलन देवी अकेली। ये फूलन देवी को पकड़ते हैं, घसीटते हैं, इसके साथ फिर वही सब बलात्कार वगैरह होता है, मारपीट होती है और इसको एक गांव लेके आते हैं, बेहमई। बेहमई जो गांव रहता है वहां इसको लेके आते हैं और बेहमई वालों को बताते हैं कि ये फूलन देवी ने हमारे जो सरदार थे बाबू गुजर ठाकुर को इसने मारी और इन्हें ठाकुरों को गाली दी। तो बेहमई में फूलन देवी को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और पूरी गैंग, जितनी गैंग रहते हैं, जितने लोग रहते हैं, एक एक करके सब लोग फूलन देवी के साथ बलात्कार करते हैं, फूलन देवी का रेप किया। उस वक्त 22 से 25 लोग इसके साथ बलात्कार करते हैं। लगभग 21 दिन तक इसके साथ ये होता है। यहाँ तक कि कुछ खबरों में ये सुनने को मिलता है कि उस गांव का बूढ़ा बच्चा जिसका भी मन करता वो फूलन देवी के साथ बलात्कार कर दिया करता था। और इसी बीच, जैसे कि स्टोरी की हमने शुरुआत करी थी कि एक दिन फूलन देवी को कमरे से बाहर निकाला जाता है, पानी भरने के लिए नग्न अवस्था में उसको पानी भरवाया जाता है, फिर से कमरे में बंद किया जाता है और फिर से उसके साथ वही सब चीज़ें होती हैं। अब इस चीज़ की चर्चाएं आग की तरफ फैल जाती हैं और जो टीम से भागे हुए लोग रहते हैं और आजू बाजू के लोग की भी बागी थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही गुट था, 2-3 गुट और थे। तो जो मल्ला बिरादरी के जो बागी लोग रहते हैं वो आते हैं और फूलन देवी को उनकी कैद से भगा के ले जा लेते हैं। फाइनली फूलन देवी को उस टाइम भी लगता है कि ये लोग भी मेरे साथ वही सब करेंगे, लेकिन फूलन देवी को वो आसरा देते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हारी जात वाले हैं, हम तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और धीरे धीरे अब फूलन देवी ट्रेंड होती है, फिर से वो अपनी पकड़ बनाती है और फिर से ये लोग चोरी डकैती वगैरह करते हैं। और चोरी डकैती ये लोग ऐसा करते हैं कि बड़े रईसों लोगों से चोरी करते हैं और गरीबों में वो उस पैसे को बांट दिया करते हैं। फूलन देवी ने पता नहीं कितनी गरीब लड़कियों की शादी करी, मदद करी, तो फूलन देवी के चाहने वाले भी बहुत से लोग हो चुके थे। अब एक दिन फूलन देवी को पता चलता है कि जो श्री राम और लाला राम था ये शादी में आए हैं, राजपूत लोगों की शादी रहती है, तो ये बदला लेने अपनी पूरी गैंग के साथ पहुंच जाती है। और जब शादी वाले घर के अंदर जब ये घुसते हैं तो देखते हैं कि श्री राम और लाला राम तो उसको वहाँ पे मिलते नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे राजपूत लोग मिल जाते हैं, ठाकुर की भी फैमिली थी, और उनमें से वो 2-4 लोगों को पहचान लेती है जो उसके साथ बलात्कार किए थे उन 22 दिनों में। वो पकड़ के लेके आती है और उनको अच्छा पहले तो मारती पीटती है। इसके बाद फूलन देवी लाइन से 22 ठाकुर राजपूतों को खड़े करती है और गोली मार के इनकी हत्या कर देती है, 22 लोगों की एक साथ। अब एक साथ 22 लोगों को मारना उस टाइम, वो भी राजपूत ठाकुर समाज वालों को, ये जो बातें रहती है ये आग की तरह फैलती है। पूरा पुलिस प्रशासन से लेके गांव वाले सब कुछ हिल जाता है। उत्तर प्रदेश में उस टाइम जो सीएम थे बीपी सिंह, वो अपना इस्तीफा दे देते हैं और उस टाइम प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी जी रहती हैं, तो उनके ऊपर भी जब प्रेशर बनता है और अब ये निकाल लेती हैं कि भाई इनको पकड़ना है, जिंदा या मुर्दा, फूलन देवी को पकड़ा जाए। पुलिस जगह जगह चप्पे चप्पे छानाबीनी करती, लेकिन फूलन देवी वहां पे पकड़ाती नहीं है। आफ्टर ऑल ऐसा रहता है कि बहुत से लोग पकड़ा जाते हैं, लेकिन फूलन देवी वहां पे नहीं पकड़ाती। इसके बाद फाइनली 2-4 एसपी और बहुत सारे लोगों की टीम बनाई जाती है कि फूलन देवी को सरेंडर ही करा दो, कैसे भी करो। अब फूलन देवी तक जब ये बात पता चलती है कि पुलिस चाहती है, प्रशासन चाहता है कि मैं सरेंडर कर दूं, और फूलन देवी को भी लगता है कि कब तक मैं ऐसी जिंदगी जीते रहूंगी, तो फाइनली वो चिट्ठी के माध्यम से संपर्क करती है और बोलती कि ठीक है मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ, लेकिन इसमें भी मेरी कुछ शर्तें हैं कि एक तो मेरे परिवार को पाला जाएगा, मुझे फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी, कुछ साल के बाद जेल के बाद मुझे छोड़ दिया जाएगा और मैं आम नागरिकों की तरह ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। इस टाइप से छोटी छोटी उसकी कुछ शर्तें रहती हैं। तो इंदिरा गांधी तक जब ये बात पता चलती है तो वो भी शर्त को मान लेती है कि ठीक है आप सरेंडर हो जाओ और अपनी कुछ सालों की सज़ा काटने के बाद एक आप आम नागरिक की तरह जीवन जीते रहो। तो अब समय आ गया था 1983 में फूलन देवी सरेंडर करने के लिए बिल्कुल एक जगह बनाई जाती है कि हाँ फूलन देवी सरेंडर होगी। लगभग 300 पुलिस फोर्स वहाँ पे खड़ी रहती है जब
फूलन देवी सरेंडर होने वाली रहती है और लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर आ जाते हैं फूलन देवी की सपोर्ट में, लेकिन फूलन देवी हथियार वहाँ पर रख देती है और पुलिस को सरेंडर कर देती है। तो फूलन देवी जब सरेंडर कर देती है, इसको फाइनली जेल पे डाल दिया जाता है। 12-13 साल के बाद ये बाहर आती है वहाँ से फूल से, और 1994 में मुलायम सिंह जो थे वो इनके ऊपर जितने भी चार्जशीट लगे थे, 48 से ज़्यादा मामले थे चोरी के, डकैती के, हत्याओं के, तो 48 से ज़्यादा मामलों को खारिज कर दिए जाते हैं और इसको एक आम नागरिक की तरह जीने का मौका दे दिया जाता है। 1995 में ये शादी भी कर लेती हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो एक बच्ची जिसके साथ इतना गलत हुआ, इतने बलात्कार हुए, ये डाकू बनी, बागी बनी, अब ये फाइनली दोस्तों 1995 के पास ये मिर्ज़ापुर से सांसद का चुनाव लड़ती हैं और सांसद का चुनाव ये जीत भी जाती हैं। तो फूलन देवी अब सांसद बन चुकी थी। दोबारा चुनाव होते हैं, हार जाती हैं, लेकिन तीसरे चुनाव में ये फिर से मिर्ज़ापुर की गद्दी, जी हाँ दोस्तों, ये वही वेब सीरीज़ वाला मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर की ये गद्दी को पकड़ लेती हैं। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, बच्चे भी हो चुके थे, अच्छी खासी ज़िंदगी फूलन देवी जी रही थी। लेकिन 25 जुलाई 2001 को ये अपने जो सांसद निवास रहता है दिल्ली में, वहाँ पे ये रहती हैं, वहाँ पर इनकी हत्या हो जाती है फूलन देवी की। और इस हत्या का जिम्मा जो उठाते हैं वो थे शेर सिंह राणा, और इनका जो फैक्ट था वो यही था कि इनने जो 22 लोगों, राजपूत जो थे उनके समाज के, तो 22 ठाकुरों को जो लाइन से खड़े करके, वो भी निर्दोष, उसमें से ठीक है 2-4 जो थे जो उनके साथ रेप किए थे उनको मार देती, लेकिन जो 22 मासूम राजपूतों को इनने मारा था उसको लेके शेर सिंह राणा इनकी हत्या कर देते हैं। ये सारी स्टोरी रही फूलन देवी की। ऐसी क्राइम, थ्रिलिंग, सस्पेंस और बहुत सी स्टोरी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको एक दूसरी वीडियो में।